नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड एक्सप्रेस में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां के हर्रावाला इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक हार्डवेयर कारोबारी ने आरटीओ विभाग के एक दरोगा को अपनी ही दुकान के अंदर बंद कर दिया। दुकानदार का आरोप है कि आरटीओ का दरोगा पिछले काफी वक्त से हर महीने उससे 8,000 रुपए की वसूली कर रहा था और लगातार हो रही इस कथित उगाही से वो परेशान हो चुका था। सोमवार को जब दरोगा अपने महीने का हिस्सा लेने के लिए पहुंचा तो उससे दुकानदार ने बहाने से शॉप में बंद कर दिया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। दरोगा का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। ये भाई साहब हमारे से 5 साल से 8,000 रुपये महीना लेता है। अच्छा। और मेरे से नहीं, सारे देहरादून से वसूली करते हैं। 4 मोटरसाइकिलें नई, समाज के पैसे की हैं, समाज का तेल फूकते हैं और इससे पूरे देहरादून की वसूली करते हैं। अच्छा। हाँ। तो आज आपने उसे बंदा खोलना दिया? हाँ जी, मैं तो इसके 5 साल से चक्कर में था, ये आज हाथ आया। परिवहन विभाग के एक दरोगा हैं जिनको करीब 1.5 से 2 घंटे इस दुकान के अंदर बंधक बनाया गया था। उन पे आरोप है कि वो हर महीने आते हैं यहाँ पे रिश्वत लेने 8,000 रुपए। सर, क्या है ये पूरा मामला? मेरी खुद समझ में आ रहा, अगर मुझे ही मार देते हैं। हाँ। इन्होंने शटर बंद करा हुआ है और अंदर से उनके पास कोई हथियार हो, अगर मुझे ही मार दें। पुलिस वालों पे तो आए दिन लगते रहता है, आपको पता ही है। पुलिस वालों पे तो आए दिन लगते ही रहते, वो तो छोड़ दो। ये कह रहे हर महीने में तो हर रोज आता हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। अच्छा। मैं तो हर रोज चेकिंग करता हूँ। ये इनके पास आज भी चेकिंग करी हमने। पैसों की गड्डी रखी हुई है एक वो आपको देने के लिए। भाई उनका काम है पैसे की गड्डी, नहीं पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन। वो मेरे साथ ही खड़े हैं बेचारे देवेश भाई, अपना भरते जा रहे हैं। यही बताएंगे, मेरे बगल में खड़े हैं, ये बताएंगे। जबरदस्ती लेते हैं। तो आज भी दिए है जी? अभी टेबल पर रखने पैसे। अच्छा, नहीं वो देखे कहाँ देखे, मतलब देखिए उन्हें पता होगा। देखो टेबल पे रखे हैं आपने, है ना? अच्छा। तो इन्होंने लिए आपसे क्या बोला? विभाग के एक कर्मचारी हैं, दरोगा हैं, और बल्कि बाकायदा यहाँ पे इन्होंने ये पोस्टर भी जारी किया था जिसमें लिखा, मैं परिवहन विभाग देहरादून का आरटीओ हूँ। मैं हर महीने मैं तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी जब मुझे महीना ऊपर तक देना पड़ता है, क्योंकि इनको हर महीने रिश्वत के लिए जो ये पूरा एक बोर्ड भी यहाँ पे तैयार हुआ था, यानी कि हर महीने का ये पूरा इनका रूट है कि ये हर महीने आते हैं और 8,000 रुपये इनको हर महीने देने पड़ते हैं। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। पेट्रोल डीजल की बढ़ती चुनौती पर पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम धामी ने भी लोगों से पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल करने की बात कही है। तो कैबिनेट मंत्री ने स्कूटी खरीद ली। अब कांग्रेस ने बसों और टैक्सी को किराया नहीं बढ़ाने की गारंटी भी मांग ली है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें देहरादून की हैं और ये हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। सरकारी कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंत्री जी कार छोड़कर स्कूटर से घर पहुंचे। गणेश जोशी ने ऐलान किया कि अब लोकल कार्यक्रमों में वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करेंगे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में ऊर्जा संसाधनों की बचत हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। सर, मंत्री और विधायकों या अफसरों को कुछ हिदायत दी जाएगी कि वे अपने फ्लीट कम करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। वहीं गणेश जोशी के स्कूटी चलाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए पूछा है कि गणेश जोशी यदि इस बात की गारंटी दें कि बसों और टैक्सियों के किराए नहीं बढ़ेंगे तो उनके स्कूटी चलाने से हमें भी खुशी होगी। गणेश जोशी जी इस बात की गारंटी दे दें, उनकी स्कूटी खरीदने से बसों के किराए नहीं बढ़ेंगे, टैक्सियों के किराए नहीं बढ़ेंगे, ये गारंटी दे दे वो, तब हमें उनकी स्कूटी खरीदने में खुशी होगी। बहरहाल गणेश जोशी के स्कूटी चलाने पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दूसरे मंत्री भी इस तरह बचत करेंगे।
दूसरी बात यह है कि मंत्री या सरकारी अधिकारी इस तरह हर दिन स्कूटर या इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे और उनके प्रोटोकॉल के साथ चलने वाले भी इसे अपनी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाएंगे। न्यूज 18 के लिए टिहरी से भारती सकलानी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर वो हर उस परिवार से एक महिला को नौकरी देगी जिनके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है। सोमवार को टिहरी में पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने न्यूज 18 से कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा महिला वोटरों को चुनावी मौसम में इमोशनली खेलने नहीं देगी। लीडर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, अगर आप संरक्षण नहीं देते तो शायद करण मेहरा, आदरणीय मुरारीलाल खंडवाल जी, जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों पर नहीं है उनको एक सरकार द्वारा आयोजित रोजगार से नवाजा जाए, ये अधिकार हम बहनों को दें। वजह इसके कि चुनाव के समय बीजेपी हमारी बहनों के खातों में एक बार में 5-10 हजार रुपए डालने का काम करती है और उनके ठीक चुनाव के टाइम उनकी भावनाओं से खेलकर सत्ता में दोबारा वापसी करती है। असम में मैंने देखा कि यही हुआ, अन्य हरियाणा या कहीं और भी जगह, जो बिहार, सब जगह के चुनाव में यही सब होता है। तो ये न हो के हम उन बहनों को इस रूप में मजबूत करना चाहते हैं, उनके अधिकार ये देना चाहते हैं कि अपने भाई को, अपने पति को, अगर बेरोजगार है और उसमें उस परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं है तो एक रोजगार उस बहन को ये हक, ये अधिकार, ये ताकत कि वो अपने परिवार की रोजगार दिला सके। उधम सिंह नगर के एसएसपी के निर्देश पर जिले के 2 थानों में धर्मांतरण और मतांतरण करने के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं और खटीमा में धर्मांतरण और मतांतरण कराने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि नानकमत्ता थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ इनपुट्स हमारे पुलिस को प्राप्त हुए थे नानकमत्ता और खटीमा क्षेत्र से, जिसमें गैरकानूनी तरीके से मतांतरण एवं धर्मांतरण की कार्रवाई और गतिविधियां चल रही थी। इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उसी के क्रम में एक मुकदमा नानकमत्ता थाने में और 3 मुकदमे खटीमा थाने में दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कुल 4 मुकदमों में 13 अभियुक्त नामजद है। देहरादून में सोमवार सुबह नर्सिंग पास अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की मांग को लेकर राजधानी के परेड ग्राउंड में बनी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए और उनका साथ देने के लिए कांग्रेस की नेता ज्योति रौतेला भी पहुंच गई। पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ अहम बैठक हुई। शाम 5:30 बजे हुई इस मुलाकात में अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को मंत्री के सामने रखा। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ छूट देने और ओवरेज हो रहे अभ्यर्थियों को 2 साल की आयु सीमा तक राहत देने की बात कही, लेकिन मंत्री के आश्वासन से नर्सिंग अभ्यर्थी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आए। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया को पहले की तरह वर्षवार लागू नहीं किया जाता है तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो हमें विवश किया गया है, 158 दिन से हमारा धरना चल रहा था एकता बिहार में, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आमरण अनशन के 22 दिन हो गए थे और आज हमें ये आंदोलन को उग्र करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा है? अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। हम कोई अपनी न्यायोचित मांग मांग रहे हैं, कोई जायज मांग मांग रहे हैं, ऐसा कुछ आपसे अलग से नहीं मांग रहे हैं। सरकार को सुध-बुध लेनी चाहिए, शासन प्रशासन को इसमें अमल करना चाहिए, प्रदेश भर के छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं एक रास्ता बनाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नंदा देवी एक्सप्रेस से देहरादून से गाजियाबाद जाते वक्त संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला प्रज्ञा सिंह को पुलिस ने 10 मई को बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया। लक्सर कोतवाली में हुई पूछताछ में युवती ने खुलासा किया कि केदारनाथ यात्रा से लौटते वक्त उसका पति से मनमुटाव हो गया था और गुस्से में आकर उसने कोच बदल लिया था और लक्सर स्टेशन के पास अपना सिम कार्ड फेंक दिया था ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। इसके बाद वो गाजियाबाद उतरकर सीधे पटना चली गई थी। प्रज्ञा सिंह ने किसी भी तरीके के अपराध से इनकार करते हुए इसे अपनी मर्जी से उठाया कदम बताया है और पुलिस ने महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
और नैनीताल समेत आसपास के पर्यटन स्थलों में अवैध रूप से संचालित हो रहे होम स्टे के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अधिकारी के निर्देश पर नैनीताल, भीमताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर में छापेमारी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कई होम स्टे में नियमों के उल्लंघन पाए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि कई संचालक अपने होम स्टे में रह नहीं पा रहे हैं, जबकि नियमों के तहत संचालक का वहीं रहना जरूरी है। कई जगह पर पार्किंग की दिक्कत है। प्रशासनिक टीमें सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कर जिला अधिकारी को इसे भेज रही हैं। सत्यापन आख्या तैयार की जा रही है और उसके बाद नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कैंसिलेशन की। अभी तक कितने अभी तक अलग अलग लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त रामगढ़ में भी टीम काम कर रही है, नैनीताल शहर में भी टीम काम कर रही है, भीमताल साइड में भी टीम काम कर रही है। तो ओवरऑल इस वक्त तक 10 से 15 होम स्टे को चेक किया जा चुके हैं। होम स्टे की जो बेसिक कंडीशंस है, लाइक ओनर का वहां रहना जरूरी है, उसी घर में रहना जरूरी है, किचन वही होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, रिसेप्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह की वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर सोमवार को देहरादून के आर्मी कैंप गढ़ी कैंट में कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें शिरकत करते नजर आए। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को याद भी किया गया और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भारत की सेना का शौर्य दुनिया ने पहचाना है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए हैं। भारत की सेना की ताकत को पाकिस्तान ने माना, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों तक घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में आंधी, तूफान और तेज बारिश का अलर्ट है। इसमें देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में खास तौर पर अलर्ट है। प्रदेश में खराब मौसम के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान मौसम की ताज़ा जानकारी लेने के बाद ही यात्रा की योजना बनाएं। वहीं मौसम के अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने सभी विभागों को भी सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। फॉरेस्ट फायर सीजन में जंगल की आग बुझाते वक्त वन कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वन विभाग एक ऐसी जैकेट लेकर आया है जिससे कि फॉरेस्ट कर्मचारी गर्मी में भी ठंडे रह सकेंगे। दिखाते हैं आपको। लगातार बढ़ते तापमान के बीच देवभूमि उत्तराखंड के जंगल आग से सुलगने लगे हैं। आग की इन लपटों को देखकर सरकार से लेकर वन महकमा तक चिंतित है। तापमान बढ़ने के साथ आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में वन कर्मी जंगलों की आग आराम से बुझा सकें, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एयर कंडीशन कूलिंग जैकेट लेकर आया है, जिससे वन कर्मियों के शरीर आग की गर्मी के बीच भी ठंडे रहेंगे। इसका शुरुआती प्रयोग हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन में किया गया है। ये विशेष रूप से ये डिज़ाइन की गई है। इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो
जो हमारे फायर वॉचर हैं या जो फील्ड स्टाफ हैं, जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, थकान है, इसको कम करता है। आग बुझाने का काम करने वाले फॉरेस्ट के फ्रंट लाइन वर्कर भी इस जैकेट से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें इसे पहनकर गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। इस जैकेट में लगी 10,000 mAh की बैटरी पीठ पीछे लगे 2 पंखों के सहारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। पिछले साल जैसे जंगलों में आग लग जाती थी, बहुत गर्मी महसूस होती थी, इस बार हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं जंगलों में अगर आग लग गई तो जंगलों में जैकेट पहन के हम अच्छी तरह आग बुझा सकते हैं और आग को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, पहले हमको सामना करना पड़ता था, आग लग गई है, काफ़ी गर्मी होती थी, तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस वेस्ट जैकेट है। जैसे ज़्यादा अंदर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसमें एक जैकेट ये दिया गया है, बैटरी दी गई है, और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें 2 पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफ़ी ठंडा कर रही है। जाहिर है बिल्कुल नया प्रयोग है, दौर तकनीक का है, लिहाजा आग से बचने के लिए फॉरेस्ट तकनीक का सहारा ले रहा है, ताकि मुश्किल समय में फॉरेस्ट कर्मचारियों की एनर्जी भी बरकरार रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चक्राता में कनासा रेंज में देवदार के पेड़ काट रहे 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। 6 आरोपी मौके से फरार, जिनकी तलाश जारी है। हरिद्वार में घर से लापता हुई नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई। पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात आई सामने, पुलिस कर रही जांच। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल मिला है। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हरिद्वार में जमालपुर कला क्षेत्र की कई कॉलोनियों में सीवर लाइन न डाले जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर निशाना साधा। नैनीताल में एसडीएम कोर्ट और तहसील का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया है। दोनों कोर्ट की केस फाइल देखी है। पुराने डॉक्यूमेंट्स को जल्द डिजिटल करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चली हैं। जोशीमठ के गोविंद घाट में कई जगह बारिश हुई है। बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। यमुनोत्री धाम में शौचालय लीकेज से तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कत हुई है। डीएम ने फौरन शौचालय ठीक करने के निर्देश दिए। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में निगम आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। सबसे अधिक शिकायत खाद्य विभाग की थी। उत्तराखंड के समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य में चल रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में पीएमजेवीके योजना के तहत संचालित परियोजनाओं की प्रगति, लंबित बजट जारी करने और वर्ष 2025-26 की नई परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। साथ ही प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में लंबित मामलों को जल्द निपटाने की मांग भी की गई है। कॉर्बेट पार्क से लगा अल्मोड़ा वन प्रभाग का मोहन जोन पर्यटकों के लिए पिछले 2 साल से खोला गया था, लेकिन हाल ही में बाघ ने 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बनाया तो वन विभाग ने जोन को बंद कर दिया, जिससे कि पर्यटन व्यवसायी मायूस हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बाहर आने वाले पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने कॉर्बेट से लगा मोहान पर्यटक जोन शुरू किया, जिसमें पर्यटक वन्य जीव के दीदार कर रहे थे और वन विभाग को करोड़ों की इनकम भी हो रही थी। लेकिन इस बीच बाघ ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया तो वन विभाग ने तत्काल जोन को बंद कर दिया, जिससे पर्यटक तो मायूस हैं ही और विभाग की आय भी रुक गई है। जब मानव वन्य जीव संघर्ष से स्थानीय 2 लोगों की मौत हुई तो लोगों का विरोध हुआ, जिस कारण इसको एहतियात के तौर पर बंद किया गया। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी
इसको खोलने की पुनः खोलने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन जोन बंद होने का सबसे ज्यादा नुकसान जिप्सी कारोबारियों को हुआ है, जो रोजाना 50 की संख्या में पर्यटकों को जोन के अंदर घुमाते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती रहती थी। वहीं अब कारोबारी दोबारा से जोन को खोलने की मांग कर रहे हैं। और जो मोहान पर्यटन जोन अभी नया खुला था, इसमें काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ भी दिख रही थी, टाइगर, लेपर्ड, हाथी के अलावा बाकी हिरन वगैरह। और एक घटना के बाद इसकी जो है ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके पश्चात वन विभाग ने इसको पर्यटन के लिए बंद कर दिया गया। इससे लोग लगभग रोज 50 लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 25 गाड़ियाँ सुबह और 25 गाड़ियाँ शाम को जाती थी और लगभग ये फुल रहता था। तो निश्चित रूप से जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है वो इससे थोड़े से मायूस हैं, क्योंकि उनके जो रोजगार है उस पर सीधी चोट पहुंची है। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक मोहान जोन को पर्यटकों के लिए खोलता है, ताकि पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ऋषिकेश में बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो आवारा सांड बीच सड़क पर आमने सामने भिड़ गए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है सांड एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग डरकर भाग रहे हैं। घटना बाजार के व्यस्त इलाके की बताई जा रही है। वीडियो बनाओ, वीडियो। हाँ, बन रही है तभी तो। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे और चारधाम में अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। अब तक 4,42,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 2,67,000 भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दोनों धाम में हर दिन 20 से 22,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 3,35,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।